अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत हम बचपन से सुनते आए हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, लेकिन कभी इससे सीखा कुछ नहीं। अभी कल ही की तो बात है जब इक़्तिदार की मसनद पर खान साहब विराजमान थे और खुदाई लहजे में बात किया करते थे। अपोजिशन के साथ बैठने को अपनी तौहीन समझा करते थे, उन्हें गद्दार कहा करते थे, मुज़ाकरात को NRO से जोड़ा करते थे। मगर आज हालत ये है कि इमरान खान उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात के लिए झोली पहलाए बैठे हैं। ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन सीखने के लिए सबक ज़रूर है। खान साहब ने इक़्तिदार के नशे में जो कुछ कहा वो पलट कर उन पर आ रहा है। इमरान खान मज़े ले लेकर कहा करते थे कि अपोजिशन को रुलाऊंगा, लेकिन देखिए खान साहब, वो तो अपने वक्त में ना रोए, अलबत्ता आपके सारे साथी रो रहे हैं। देखिए, रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको रुलाऊंगा मैं। खान साहब, ये सिर्फ एक बात नहीं है। जब इक़्तिदार आपके हाथ और ताकत आपके पैरों में पड़ी होती थी तो आप अपोजिशन को जेलों में डालने की तड़ियां लगाया करते थे, लेकिन आज मनाजिर कुछ और ही हैं। इनके पास राइट है पुरअमन एहतजाज करने का। मैं इनको एक एक को जेलों में डालूंगा, कानून तोड़े। सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना बिल्कुल भी अच्छी रिवायत नहीं है, चाहे वो आपकी हुकूमत में हो या मौजूदा हुकूमत में हो। लेकिन खान साहब, याद करें ना, जब आपने अपने मुखालिफिन को जेलों में डलवाया था, आप उस वक्त भी चैन से बैठे नहीं थे। ये इंतकाम की आग ही थी जिसने आपको अमेरिका जाकर भी ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि आप वापस जाकर जेलों से AC निकलवाएंगे। आज आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा ये शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें जेल में C क्लास दी गई है, हालांकि आप ही की हुकूमत में मरियम नवाज को जेल में C क्लास दी गई थी। जेल की मुश्किलात का सामना करना बहुत मुश्किल है। C क्लास जेल की सहूलियात मैसर थी, मुश्किलात। मरियम नवाज साहिबा, जेल अथॉरिटीज ने C क्लास के जरिए उनको अंदर रखा हुआ है। मैट्रेस तो दिया नहीं गया, तकिया उनको दिया नहीं गया, चारपाई उनके पास नहीं है, बैरक के अंदर पर्दा डाल के एक ही जगह पर बाथरूम और वो किया गया है। आज सड़कों पर आप और आपकी क़यादत के पोस्टर्स देखकर, उन पर गद्दारे वतन की तहरीर पढ़कर अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन आप ही हुकूमत में सियासी जमातों, सियासी मुखालिफिन, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनान को गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स बांटा करते थे। खान साहब, फवाद चौधरी आज आपका साथ छोड़ गए हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब वो आपकी तर्जुमानी किया करते थे तो मुखालिफ जमातों पर जो इल्ज़ाम लगाया करते थे ना, आज आपकी पार्टी उन्हीं वजूहात की बिना पर डूब गई है। हिंदुस्तान के अकाउंट्स तरीके लब्बैक को सपोर्ट कर रहे हैं। तारदम तरीके लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। अभी अस्करी जमात बन गई, ये एक दहशतगर्द की जमात बन गई, तो मैं ये समझती हूँ कि उनसे उसी तरह डील किया। कानूनी और इंतकामी कार्रवाई के दरमियान एक बिल्कुल बारीक सी लकीर होती है। अगर कल कराची में मरियम नवाज के होटल के कमरे में घुसकर ये लकीर पार हुई तब भी गलत था, और अगर आज उस्मान डार के घर पर छापे के दौरान ये लकीर पार हुई है तब भी हरगिज गलत है। कोई भी कानून पसंद शहरी इसकी हिमायत कर ही नहीं सकता। आज जितना इमरान खान को सीखने की ज़रूरत है, उतना ही हुकूमत को भी अपना क़िबला, अपना लहजा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो जो आज कर रहे हैं ना, भूलें नहीं कि ताकत हमेशा पास नहीं रहती है। प्रोग्राम में मेहमानों में आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात, सियासी मामलात को देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अज़हर साहब। जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मोहम्मद हुसैन साहब भी मौजूद होंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मेरे साथ। ये तीनों मेहमान होंगे आज पैनल में। लेकिन सबसे पहले एक अफवाह, एक खबर उड़ रही है इस वक्त। क़ज़ाफ़ी बट मुझे सीनियर रिपोर्टर हैं, समा TV के प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे ज़रा इस खबर की तस्दीक के हवाले से बात करते हैं। क़ज़ाफ़ी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइए, ये साबिक़ वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ इत्तलात आ रही हैं नाराज़गी के हवाले से। कुछ लोगों की जानिब से ये दावे भी आ रहे हैं कि वो घर भी छोड़कर चली गई हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? कोई सदाकत है इन दावों में? देखिए किरण, कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी, लेकिन हम ऐसी कोई चीज़ या बात नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। जो गैर मुसद्दका इतलात हैं उसके मुताबिक तो कोई मामला गड़बड़ है। आप देखें, आपने ट्वीट भी किया कि खान साहब की
उंगली के अंदर जो एक अंगूठी होती थी, जो उनकी अहलिया ने उनको स्पेशली इन तमाम मामलात के लिए कहने की वो एक दी हुई थी कि वो हर वक्त उसको पहन के रखते थे और उसको हर वक्त तोड़ते मरोड़ते भी रहते थे। अब वो उनकी उंगली में बिल्कुल नजर नहीं आती है। हमारे पास एक बात ये भी है कि जब ये दोनों इस्लामाबाद के लिए गए थे नैब के अंदर पेशी के लिए और अदालत के अंदर पेशी के लिए, तो उस वक्त गाड़ी के अंदर भी इनके कुछ मामला जो हैं वो खराब हुए थे और सुनने में यह है कि तलख कलामी तक हुई थी। अब जो घर छोड़ने वाली बात है उसके अंदर हम अभी कोई वाज़ेह तौर पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो घर के मामला है वहां तक एक्सेस नहीं अब हमें दी जा रही है। पहले 2-3 दिन दी गई थी तो हमने जरा चीजों को करीब से जाके जरा देखने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर सदाकत नहीं आ सकी है। और किरण ये भी मैं बता दूं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक मर्तबा जब बतौर वजीर आजम थे इमरान खान साहब, उस वक्त भी उनकी अपनी अहलिया के साथ कुछ खटपट हुई थी और उनकी अहलिया जो है डिफेंस वाले अपने घर के अंदर जो है कुछ दिनों के लिए जाके जो उन्होंने क्या किया था। अब सदे का इतलात है, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर जो है ये चीज जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वैसे घर के मामलात क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब, मेरी अपनी ये एक सोच है कि घर के मामलात इस तरह से डिस्कस नहीं होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत है तो उनके हवाले से लोग हर बात जानना चाहते हैं। और ये जो अफवाह इस वक्त उड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ इस तरह की इत्तलात आ रही थी, इसी हवाले से मैंने ये ट्वीट भी किया था और ये भी कुछ पता चला है कि जो उस गाड़ी के अंदर या उनके जो घर के मुलाजिमीन थे उन्हीं की जानिब से इस तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ना करे कि इन खबरों में कोई सदाकत हो। क़ज़ाफ़ी साहब ये बताइएगा, ये गज़नफ़र छीना ग्रुप भी तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करने जा रहे हैं, 19 टिकट होल्डर्स उनके साथ हैं, वो कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए, जो मेरी आज उन लोगों से बात हुई, कल एक्सपेक्टेड है कि कल 12 बजे के करीब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे। आज रात को उनकी ये मीटिंग होनी है जिसके अंदर वो बाकायदा तौर पे फैसला तो उन्होंने कर लिया है कि उन्होंने अपनी राहें जुदा करनी है, लेकिन जो छोटी मोटी जो चीजें वो आज तय कर लेंगे और फिर ये भी उन्होंने ये तय करना है कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है वो किसके साथ जोड़ना है। तरीन साहब की तरफ जाना है, चौधरी सरवर साहब की तरफ जाना है, ये किसकी तरफ जाना है, ये वो तय करेंगे। लेकिन कल जो है ज्यादा मुझे यही बताया गया कि कल 12 बजे जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसके अंदर ये बाकायदा ऐलान करेंगे कि वो पीटीआई से और इमरान खान साहब से जो है अपनी राहें जो है वो जुदा कर रहे हैं। सही। अच्छा, नई सियासी जमात के क़याम की खबरें भी आ रही हैं, जहांगीर तरीन साहब भी बड़े मुतारक हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले भी उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया। कितनी बड़ी तादाद में लोग इस तरफ जा रहे हैं और नई पार्टी के हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देखिए किरण, ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि मैं अभी वो नाम नहीं लेना चाहूँगा। कल एक बड़ी शख्सियत ने, फवाद चौधरी साहब ने जहांगीर तरीन साहब को टेलीफोन किया, उनसे राब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने साथ ही फवाद साहब ने जो है वो तरदीद कर दी। लेकिन मैं अपनी खबर पर अभी भी कायम हूँ। ना सिर्फ फवाद साहब, ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं कि आपकी सोच है, ये कह लें कि खान साहब जिनके ऊपर, इमरान खान साहब जिनके ऊपर तकिया किया करते थे, जो उनकी काबीना के अंदर मौजूद शख्सियात थी, वो तमाम की तमाम जो है जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते के अंदर है। अब तक 50 से ज्यादा लोग जो हैं उनके साथ कांटेक्ट कर चुके हैं। ये मैं कम से कम फिगर आपको बता रहा हूँ। पीटीआई के जितने भी छोड़ने वाले हैं, ये जो छोड़ के जा चुके हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो तरीन साहब के साथ राब्ते में है। और आइंदा चंद रोज के अंदर जो है उनका लाहौर के अंदर जो उन्होंने एक दफ्तर बनाया है, वो बाकायदा इसके ऊपर वर्किंग भी शुरू कर देगा। होमवर्क उन्होंने अपना मुकम्मल कर लिया हुआ है और तमाम पीटीआई के बड़े बड़े नाम जो है आपको तरीन साहब के साथ नजर आएंगे। लेकिन एक चीज जो बड़ी तफसील के साथ मेरी तरीन साहब के जो करीबी लोग हैं जो होमवर्क कर रहे हैं सारे प्रोसेस के ऊपर, उनसे मेरी बात में उनका ये कहना है कि ये कहना कि हम आइंदा चंद रोज के अंदर सियासी जमात का ऐलान कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ वक्त लगेगा क्योंकि अभी तरीन साहब की नाहली वाला मामला भी है, उन्होंने उसको भी खत्म करवाना है। उसके बाद जो है वो आगे आएंगे और तकरीबन आप ये कह लें कि 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो है इसके तमाम खदोखाल, इसकी पार्टी का जो होमवर्क है। ये ऑन चौधरी ने दावा किया था कि विद इन 24 to 48 आवर्स, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, कि विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के हवाले से। बट आप कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना भी सारे प्रोसेस को लग जाएगा। और आपकी बातों में, क्योंकि आप
लॉजिक के साथ बात करें तो आपकी बात में वजन भी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि दीगर मामलात की तरफ आऊँ, अगर ये जो जिससे मैंने आगाज़ किया है, जो अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं खान साहब के ज़ाती मामले के हवाले से, अगर इस पर कोई कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया। देखिए, जब आदमी एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत है और पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस है, तो फिर इस तरह की अफवाहें तो करती रहती हैं। यानी कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अफवाहें सिर्फ इस हवाले से है ताकि अंडर डिस्कशन रहे, शो कर सके कि पता नहीं क्या है, और वो ज़हनी तौर पर भी आपको पता है कि तकलीफ दी जा सके, और आसपास बार बार लोग जब गुफ्तगू करें, मैं नहीं समझता कोई ऐसी कोई बात है सामने। वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा, और कम निकले। वो जिनकी ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात ही मेरा ख्याल है रह जाएगी। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रियलिटी इन सच ए न्यूज़। सर दुआ है इस तरह की जो अफवाहें हैं इस पे सदाकत ही ना हो। अजय साहब आगे बढ़ते हैं ज़रा। सर अभी 2-3 दिन पहले यौम तकरीम शुहदा मनाया गया, उसमें भी इमरान खान साहब की तरफ से बिल्कुल थी, कोई एक ट्वीट भी नहीं किया गया। फिर उसके बाद आज यौम तकबीर मनाया गया, सियासी और मजहबी जमातें हैं, उनके लीडर्स हैं, हवाले से बयानात आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, लेकिन खान साहब ने यहाँ पर भी खामोशी इख्तियार किए रखी, एक लफ्ज नहीं कहा। सर इसकी क्या वजह है? या खान साहब भूल गए हैं या है कोई सॉलिड वजह इसके पीछे? अच्छा देखिए, जहां तक ये वाले मामला है, ये जो कि इमरान खान साहब खुद इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन यौम तकरीम शुहदा के हवाले से पूरे पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा सर जवाब ही नहीं देते, आते ही नहीं। इसी वजह से तो आप होते हैं साथ में, आप उनकी तर्जुमानी करते हैं। देखिए, मैं एक बताऊं आपको, वजह ये है कि जब एक ऐसे हालात चल रहे हो ना, तो हवा चल रही हो ना, तो अच्छे काम भी बुरे लगते हैं और बुरे काम भी अच्छे लगते हैं। ये एक हालात और वाकयात ऐसे चले आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है इन चीजों को। जहां तक यौम तकबीर है, वो तो एवरीबडी नोज। आपने देख लिया कि लिबर्टी में बड़ा शोर डाला, यानी इस वक्त आप हुकूमत में भी हैं, 13 सियासी जमातों को भी लेके चल रहे हैं, और मेरा ख्याल से 2-3-4 हजार लोग से ज्यादा लिबर्टी में आप इकट्ठे नहीं कर सके। इतना बड़ा दिन है, तो बुरे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए ना, बड़े बड़े जलसे जुलूस होने चाहिए थे, पता लगना चाहिए क्या है। और एवरीबडी नोज कि यौम तकबीर जो है वो क्रेडिट किसको जाता है, जो लोग हैं। अब ये नहीं हम कह सकते कि यहाँ बैठ के। चलिए सर, आपके मुताबिक जो लोग इकट्ठे नहीं कर सके, तो दूसरी तरफ खान साहब की तो एक आवाज पे लब्बैक कहने के लिए लोग आ जाते हैं ना, तो उन्होंने तो एक ट्वीट भी नहीं किया। उनके तो ट्वीट्स ही हजारों लाखों में शेयर हो जाते हैं, तो उन्होंने तो इस पर एक ट्वीट भी नहीं किया। उस पर बात करी थी अजहर साहब। ये आपने वजीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी सर, उन्होंने बड़ी बड़ी खौफनाक बातें की हैं, रात को बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं, और उसके बाद ही खान साहब कह रहे हैं कि उनके पास ज़ेरे हिरासत खवातीन से रेप की इत्तलात हैं। तो अजय साहब, ये इत्तलात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहुंची है खान साहब तक? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि सवाल तो पंजाब से उठ गए हैं, और बड़े खतरनाक इस्लामाबाद पुलिस पे सवाल उठ गए हैं, और पुलिस का किरदार हमेशा हमारे यहाँ डूबियस रखता है। सियासी को अपने करते ही आपने कि ये तो मेरा कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि जिस तरह वालिदैन बड़े चित्राली साहब ने जमात इस्लामी के जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठाया था, तो ये तो आप हर एक से पूछ सकते हैं कि किन किन लोगों के साथ क्या जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। जो लोग जिन्होंने कसूर किया था उनके साथ तो बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन आप वालिदैन, बच्चे, भाई, अब इतनी तादाद है शिकायत है, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये तो जंगल का कानून, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सब हुकूमत लेकर चल रही है। और ये जो जहां तक ये वाली बातें हैं ना, ये ऐसा क्या मसला हो गया? देखिए ना, सारा कुछ तो इनके पास है ना, भाई जेलों में इनके पास है। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि क्या राणा सनातन का क्या ताल्लुक निगरान हुकूमत के साथ, वो तो इसकी तो बात करें। सर मैं आती हूँ दोबारा आपके पास, आपसे इसलिए मैं बात करती हूँ कि जब खान साहब कह रहे हैं कि मेरा तो इंटरनेट ही बंद किया हुआ है, मेरे साथ लोगों का एक्सेस भी नहीं है, फिर ये जेल के मामला आते हैं, तो चले अगर वजीर दाखिला एक बात कर रहे हैं तो उनके लिए आप कह रहे हैं कि हुकूमत उनकी है, जेलें उनके पास है, लेकिन इमरान खान साहब के पास ये इत्तलात कहाँ से आ रही है? मैं इस पर आपसे बात करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत अहमियत है इस दिन की, तो पाकिस्तानियों का, ऑब्वियसली तमाम पाकिस्तानियों का ये फ़ख्र है, तो आपसे बात करूं इससे पहले अल्लाह ताला का फरमान है, और उनके लिए तैयार रखो जो क़ुव्वत तुम्हें बन पड़े, और जितने घोड़े बांध सको कि उनसे उनके दिलों में धाग बिठाओ जो अल्लाह के दुश्मन हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं, और उनके सिवा कुछ औरों के दिलों में जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह उन्हें जानता है। बेशक एटमी हथियार
الحمدللہ حکم خدا کے مطابق ناظرین پاکستان کے دشمنوں کے لیے دھاک ہے. یوم تکبیر ہماری قومی عظمت، حمیت اور خودداری کی علامت ہے. اس کی تکمیل کے لیے پاکستان پر کتنا دباؤ تھا اور کس قسم کا دباؤ تھا، غلام مصطفیٰ صاحب یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا سر. دیکھیے پاکستان پہ دباؤ تو بہت پہلے سے اور بہت زیادہ شدید دباؤ تھا پاکستان پہ، اور بہت سے آفرز بھی پاکستان کو کی گئے مختلف طریقے سے، اور اس پروگرام کو روکنے کے لیے بھی بہت سی کوششیں ہوئیں. اللہ کا فضل ہے کہ پروگرام کی ایک اہمیت عجیب سی ہے کہ یہ وہ پروگرام ہے جو شروع ہوا بہت پہلے. بھٹو صاحب نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا، اس کے بعد دیکھیے لگاتار چاہے فوجی حکومت تھی چاہے بھی حکومت تھی، سب نے اس کو چھیڑا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے 1998 کا دن پاکستان کو دکھایا. دوسری ایک چیز جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اچیومنٹ تھی اور جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چل رہا تھا جس وقت تک بھٹو صاحب نے ٹیک اوور نہیں کیا، اس سے پہلے یہ پروگرام کسی حد تک تھوڑا بہت چل رہا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے پروگرام کو جو نارمل بیوروکریٹک چینل سے نکال کے ایک نئے سسٹم میں ڈال دیا، اور نئے سسٹم کی کامیابی میں غور کرنی چاہیے. تیسری چیز جو بہت اہم یہ ہے کہ پاکستانی قوم جس چیز کا فیصلہ کر لے، وہ قوم جو ایک سوئی تک بنانے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی، جو قوم اس سب لوگ اس کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں، اس قوم نے ایک ایسی کیپبلٹی حاصل کر لی جو دنیا کو کئی سال لگے، سب پیسہ لگا، بہت سارے لوگ لگے اس کے اوپر. نہ صرف یہ کہ بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پروگرام کی لگاتار جو اہمیت بڑھ بھی رہی ہے اور یہ امپروو بھی اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی ایک چٹان ہے اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کے ساتھ کریٹ کی ہے، جس کو دیکھ کے پوری دنیا، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان کو انسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اس کے بارے میں اب بھی افواہ اڑانے سے باز نہیں آتے کہ یہ پروگرام شاید ٹیررسٹ اٹھا کے لے جائیں گے. یہ پروگرام وہ بھائی یہ کوئی کیا کہتے ہیں یہ عام نہیں ہے کسی ٹیڑی سے اٹھا کے آپ لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے اس میں کام کیا وہ کر رہے ہیں. بے شک سر، اللہ تعالیٰ کی بات زمین میں، آسمان میں اور سمندر میں، ہم یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور پوری قوم اس بات پہ مصر ہے کہ پاکستان کا دفاع الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں. سر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دیگر معاملات پر بھی غلام مصطفیٰ صاحب بات کرنا چاہ رہی ہوں. سر یہ جو جیل میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے الزامات اور سازش کے دعوے ہو رہے ہیں، سر جیلوں کا نظام اتنا کمزور ہے کہ وہاں ایسے قبیح حرکات ہو سکیں؟ سر دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ ہے ایز اے ہول انتہائی کمزور بھی ہے، اور یہاں پر اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی اتنے بڑے چھمبے کی بات نہیں. افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، لیکن چھمبے کی بات نہیں ہے. دیکھیے میں پنجاب میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں، جب یہ بات ہوئی تو مجھے فوراً یہ یاد آیا کہ طاہر القادری صاحب جب تشریف لا رہے تھے تو ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا تھا، لوگ جان سے گئے، 70-80 زخمی ہو گئے. وہ بھی ہماری پنجاب حکومت نے نہ اس کی ذمہ داری لی، نہ اس کی کوئی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کر کے لے کے سامنے آئے. اگر آپ اس کی بیک ڈراپ پہ آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ پنجاب پولیس کو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش ہی نہیں کسی سٹیج پہ. وہ لوگ بھی اتنے ہی وکٹم ہیں، کبھی آپ ان کی تکالیف سنیں تو آپ اس پہ بھی حیران ہو جائیں گے. نمبر 2، سیاسی ٹول کے طور پر پنجاب پولیس اب بھی استعمال ہو رہی ہے، پہلے بھی استعمال ہو رہی ہے. نمبر 3 چیز جو بہت تکلیف دہ میرے لیے کہ 9 مئی ہوا، پوری قوم اس پہ شدید کرب میں مبتلا ہوئی، دکھ کا اظہار ہوا، غصہ ہے، سب کو آنا چاہیے تھا. لیکن 9 مئی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے وہ ویژول جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ لاہور میں ہو، پاکستان کے کسی علاقے میں ہو، چاہے وہ اسلام آباد پولیس کا کردار رہا ہو، آپ اس سے دیکھیے مزہ کا خیز اور چیز کیا ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی جب جاتی ہے وہاں پر تو ان کو لاٹھیاں پڑتی ہیں، پی ڈی ایم کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ سیکشن 144 بھی لگی ہوئی ہے اور باقی سب قوانین موجود ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں کنٹراسٹ اور یہ جو فرق آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ حکومت وقت کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. رانا سلام صاحب کی رات کا جو بیان تھا میرے لیے حیران تھا، شاکنگ یہ تھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، وہ ان کے منہ سے ہر لفظ نکلا، ہر لفظ تولا بھی جاتا ہے. ان کو اب تک کتنا عرصہ گزر گیا، اس ٹائم گیا، کچھ ثبوت تو لے کے آنے چاہیے تھا نا، ورنہ تو ہر روز کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آڈیو لیکس اور فلانا لیکس وغیرہ ہو رہی ہیں. تو یہ اگر جو ان کے پاس مصدقہ اطلاعات تھیں تو اب تک تو سامنے آنا چاہیے تھا. اور اگر یہ پری میچور ہوا تو بھی ایک انتہائی غلط اقدام ہوا، کیونکہ اگر یہ سارا منصوبہ ان کے ذہن میں تھا
जब तक मनसूबा साजों को बाकायदा सबूत के साथ गिरफ्तार न कर लेते, इसको सामने नहीं लाना चाहिए था जी। मतलब है उस वक्त से लेके आज तक सर, जिस तरह से सुबह से शाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो जिनकी तो ऑडियोज थी, जिन ऑडियोज की बात कर रहे हैं वो गो के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑडियो तो सामने नहीं लेकर आए, लेकिन वो उनकी भी गिरफ्तारी अमल में फिर आ जानी चाहिए थी, इतना क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था। सर अजहर साहब, ये 9 मई के वाकयात के बाद पीटीआई की कई ख़वातीन गिरफ्तार हुई थी और उनमें से कई रिहा भी हो गई हैं, कईयों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और कई वो हैं जिनके ट्वीट्स मैंने देखे हैं, उनमें से किसी की तरफ से भी बदसलूकी का तस्करा नहीं किया गया। तो खान साहब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, ये किस बुनियाद पर कर रहे हैं? अच्छा देखिए किरण नाज, बात सिर्फ इतनी सी है, 2 बातें मैं बताता चलूं। मैंने जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल का रिकॉर्ड देखा है, इट क्रॉस एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, हेनरी किसिंजर को अल्फाज थे, और ये क्रेडिट जो है ना ये पूरी कौम को जाता है। हमें तकमीर के हवाले से ये हम इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करते किसी एक बंदे के, और हम इसको, ये हमारा फख्र है, और जब तक एटॉमिक हमारे पास है कोई भी मैली आंख तो हमारी तरफ देख नहीं सकती। अब आते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, तो आपके सामने मौजूद है। आपने शीरी मदारी का क्या देखा आपने कि पहले डिटेंशन ऑर्डर आता है इस्लामाबाद का, वहां से हाईकोर्ट रिहाई करती है, इस्लामाबाद से आता है, इस्लामाबाद से आता है एक और FIR आती है, और आपको पता है फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है फिर वो खत्म हो गया। आपने ये तो देख लिया ना, वो की आंखों में आंसू आपने देख लिए। देखिए उनकी आंखों में आंसू को जरा समझिएगा, बात को वो कर समझिएगा। मैं फर्क बताता चलूं, ये कुछ सजाएं नहीं काट रहे थे, ये अभी रिमांड में थे, और फिजिकल रिमांड में जो जुल्म और ज्यादती होती है कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से हमारे यहाँ कानून भी मौजूद। मैं इस करब को और तकलीफ को समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम बखा रहता है, हम तो समझते हैं ना कि जब रिमांड। और दूसरी देखिएगा यहाँ भी जुल्म कितना है। डिटेंशन ऑर्डर जारी किया आपने, आप डिटेन करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन मिलना चाहते हैं, तो आपको ये इजाजत किसी ने दी, घर जाके तोड़ फोड़ गए। मलाइका अगर आप देखें लाहौर के अंदर आलिया हमजा के घर में क्या कुछ हुआ, उस्मान डार के घर क्या कुछ हुआ, तो ये सारी चीजों का अगर आप चाहते हैं ना कि स्टेज के ऊपर वो औरतें कुछ बताएं अंदर किया, वो एक वक्त आ जाएगा, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा, किसने क्या किया, कौन क्या करना चाहता। मैं बात नहीं कर रही हूँ सर कि जितनी भी खवातीन गिरफ्तार हुई थी जी अजहर साहब, उसमें से तकरीबन 20-21 खवातीन आ चुकी हैं बशमूल मलिका बुखारी साहिबा के। किसी ने भी इस तरह की बात या इस तरह का दावा या बदसलूकी की बात नहीं की जिसका दावा खान साहब कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, उनके पास कहाँ से इत्तलात आई हैं? देखिए लोग जाते हैं, लोग मिलते हैं, लोग इत्तला देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात तो आप टीवी पे विजुअल आज भी देख लें, बालों से खींचना, दुपट्टे खींचना, आपने सारा कुछ तो देख लिया है भाई। जो सरेआम बालों से खींच ले, दुपट्टे खींच ले, तो आप क्या बात रह जाती है? फिर जेलों के अंदर जाकर जब आप अरेस्ट के अंदर है, मेरे पास इन विजुअल्स की बुनियाद पर बात करें खान साहब। नहीं मैं नहीं जाना चाहता, खान साहब को पास मटेरियल डेफिनेटली होगा, मुझे बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता क्योंकि ये मामला इतना सीरियस है। अगर पूरी दुनिया में उठ गया ये, तो आपको पता है ह्यूमन राइट वायलेशन की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकती है। मुझे पाकिस्तान का ज्यादा फिक्र है, हमें ज्यादा फिक्र है इस बात की, तो मैं इसलिए वो हद तक नहीं जाना चाहता। मैं उन दिनों मैं लंदन में था, मैं इंग्लैंड में था, जो सारी चीजें आती हैं। चलो यही तो बात करें जो आप कह रहे हैं ना कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाएगी और इसके ऊपर ये पूरी दुनिया में ये मामला उठ जाएगा, यही तो बात हुकूमत की जानिब से की जा रही है कि यही प्लानिंग की जा रही थी, इसी सरप्राइज की खान साहब बात कर रहे थे, जिस पर कल फिर आकर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। ये देखे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी। मैं डॉक्टर अनवर सजाद की बड़ी खूबसूरत बातें हैं, वो कहते हैं कि सफाई निस्फ़े वाले जुर्म है, क्या जरूरत पड़ी रात के अंधेरे में आकर ये बैठे बात बगैर किसी ठीक के। इसका मतलब देखे ना, मैं कहता हूँ ना कि आई नो हमें भी बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में से पढ़ना नहीं चाहता। इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमें इकट्ठा करना है, हमें इस मुल्क को अपना बिखरने से बचाना है। इसकी इकोनॉमी सत्यानाश हो गया, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, मुल्क हमारा ऐसी जगह पर चला गया है कि इसको वापस लाना कैसे है। ये जो झगड़े और ये है ना, सर साथ ही मौजूद रहिए। अब जो पिछले 6-8 महीने से बात हो रही थी कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, तमाम सियासतदानों को एक चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब जब दूसरी तरफ से कह दिया गया है कि हम बात नहीं करेंगे, तो खान साहब ने अपनी 7 रुकनी कमेटी बना दी, अब वो किससे मुज़ाकरात करेंगे?
जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस तेज़ी के साथ पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब सिंध में अपोजिशन भी ख़तरे में पड़ गई है। तो वहाँ पर पाकिस्तान MQM पाकिस्तान जो है वो इसके बाद एक बड़ी मेजॉरिटी में हमें दिखाई देती है। तो वो क्या कर रहे हैं इसके लिए मोहम्मद हुसैन साहब भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपकी तरफ मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले ब्रेक से पहले मैं अजहर साहब के लिए एक सवाल छोड़कर गई थी कि खान साहब अब जो मुज़ाकरात के लिए जो उन्होंने कमेटी बना दी है, दूसरी तरफ से तो साफ इनकार आ गया है बकौल उनके कि जी हम दहशतगर्द जमात के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो खान साहब अब किससे मुज़ाकरात करेंगे? ये जो 7 रुकनी टीम है किसके साथ मुज़ाकरात करेगी? किरण, आपको पता है इलेक्शन के भी जो मुज़ाकरात होते रहे, इलेक्शन की एक डेट देनी थी और उसके लिए इतना वक्त लग गया था। अपना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस करते रहे। अगर वो मुज़ाकरात में सिंसियर होते तो बहुत सी चीजें हो सकती थी। इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर चाहते थे इस्तीफे वापस लेने, वो भी अदालतों से फैसले लेकर आए। ये भी आपने देखा। यानी ये कहा जाए कि ताली एक हाथ से बजने वाली बात है। तो अपोजिशन ये बुनियादी तौर पर तो बनाई गई है ना। अब हुकूमत देखे ना, हुकूमत वक्त आपको याद होगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या बातें होती थी। यानी उनको और कंपेयर करें, अगर मौजूदा कहा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यानी दहशतगर्द जमात कह देना, अभी जब तक कोई फैसला नहीं आया या तो किसी कोर्ट का फैसला आ जाए ना तो फिर समझ में आती है कि यानी खाली कह देने से तो आप ये नहीं कह सकते ना। इसके लिए आपको पहले साबित करना पड़ेगा। आर्टिकल 10 आ गया, राइट टू फेयर ट्रायल। उस वक्त की हुकूमत ऑन नहीं करती थी सर। TLP के साथ जो मुज़ाकरात थे वो कहते थे कि मामलात कहीं और सेटल हुए हैं। नहीं, मैं तो बात सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि इस वक्त बैठ के अगर ये बात सामने आई, ये तो मानना पड़ेगा ना सबसे बड़ा वोट बैंक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इक़्तिदार में आए। तो इसके लिए अगर आप मुज़ाकरात हो रहे हैं तो मुज़ाकरात से भागना ही चाहिए। वो भागना अजय साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मौजूद थे। क्विकली मोहम्मद हुसैन साहब की जानिब बढ़ी हूँ। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। PTI अरकान के सर इस्तीफों के बाद अब MQM सिंध में अपोजिशन की पहली बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई है। आपके नंबर्स उनसे ज्यादा हो गए, तो क्या अपोजिशन लीडर की नशस्त के लिए तैयारी कर रही है MQM? देखें बात ये है कि ये तो एक कानून और एक कायदा है कि अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां होती हैं उसमें जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होती है उसी का ये राइट होता है कि वो अपने अरकान के दस्तखतों के साथ किसी भी रुकन सिंध असम्बली को लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करवाए। PTI के पहले 30 अरकान थे तो उनके पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने अपने अरकान से दस्तखत करा के और जमा करा दिया। अब इस वक्त MQM पाकिस्तान के 21 अरकान हैं, PTI के बहुत सारे अरकान ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी मेजॉरिटी असम्बली में आ भी नहीं रही है, जबकि उन्हें असम्बलियों में आना चाहिए। गिरफ्तारियों से नहीं घबराना चाहिए। MQM पाकिस्तान की तारीख सबके सामने है, 1992, 93, 94, मैं खुद उस वक्त कानून तो ये है, तैयारी आप कर रहे हैं इसमें? जी बिल्कुल, इसके ऊपर हमारे दरमियान मुशावरत है और दीगर जो ग्रुप्स हैं अरकान हैं उनके साथ भी हमारी असम्बली के अंदर भी मुशावरत रहती है और इंशाअल्लाह ताला जल्दी इसके ऊपर आपको कोई ना कोई हमारा लाएअमल सामने नजर आएगा। अच्छा हुसैन साहब, अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर अपोजिशन लीडर के लिए किसका नाम है आप लोगों के पास? और जो इत्तलात मिल रही हैं MQM के ही जराए से इनफैक्ट, तो उसमें तो आपका नाम आ रहा है सामने। देखिए बात यह है कि MQM के जितने भी अरकान माजी में रहे हों या आज हैं, कभी भी कोई भी किसी ओहदे किसी जिम्मेदारी का ख्वाहिशमंद नहीं रहा और हर जिम्मेदारी के लिए, हर किस्म की जिम्मेदारी के लिए MQM का हर रुकन असम्बली, चाहे वो सेनेट का हो, कौमी असम्बली का हो, सूबाई का हो, वो तैयार रहता है। जिसको भी पार्टी मुनासिब समझेगी, जिसको जिम्मेदारी के लिए मुनासिब समझेगी, उसका नाम पार्टी ने आपको तैयारी का कह दिया जाएगा। उसमें नहीं, मेरी अभी इस हवाले से कोई पार्टी में डिस्कशन नहीं हुई है, किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई है। ये पार्टी आज खुद एक लेटर बनाएगी और दे देगी, जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी वो फिर जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए इजलास भी बुलाया गया था आज राब्ता कमेटी की तरफ से अपोजिशन लीडर के हवाले से।
دیکھیں آج کا جو اجلاس تھا وہ لیڈر آف اپوزیشن کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ سندھ کے شہر بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں جو سندھ حکومت کی جانب سے زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے آج کے اجلاس میں؟ نہیں، آج اس اجلاس میں نہیں ہوئی. آج کے اجلاس میں یہ ہوا ہے کہ چاہے یہ مردم شماری کا ایشو ہو، پانی کا معاملہ ہو، ٹرانسپورٹ کا ہو، کراچی کے انفراسٹرکچر کا ہو، اور بالخصوص جو آنے والا بجٹ ہے 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، لیکن ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے. اچھا سر یہ بتائیے پی ٹی آئی obviously ان کی جماعت کی اب تعداد کم ہو رہی ہے لیکن امپورٹنٹ رول ادا کرے گا جی ڈی اے، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا اور ان کا جھکاؤ پاکستان تحریک انصاف کی طرف دکھائی دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی ڈی اے کو منا لیں گے اگر کچھ چپکلش ہے بھی اور کوئی رابطہ ہوا ہے پیر صاحب سے؟ دیکھیں جی ڈی اے کے ساتھ ہمیشہ ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا اچھا رابطہ رہا ہے، بڑے خوشگوار تعلقات رہے ہیں، چاہے سینٹ کے الیکشن ہوں یا عام انتخابات ہوں، سانگڑ میں، ٹنڈو آدم میں، جہاں کہیں بھی جی ڈی او کو ایم کیو ایم کے ووٹ کی ضرورت پڑی ہم نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے، اور اسی طریقے سے پیر صاحب پگارا نے بھی ہمیشہ ایم کیو ایم کو سپورٹ کیا. تو ہمارے بہت اچھے مراسم میں تعلقات ہیں. محمد حسین صاحب میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کو مجھے کراپ کرنا پڑا ہے سر بیکاز میرے پاس ٹائم کی بڑی شارٹیج ہے. سر مجھے بتائیے خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ مردم شماری پر جب ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو وفاق سے کہا گیا اگر کراچی کو درست گن لیا گیا تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. کیا یہ وزیر اعظم صاحب نے جواب دیا ہے؟ دیکھیں یہ وفاقی حکومت کے ساتھ تقریباً ہماری 51 میٹنگز ہوئی ہیں اس پورے مردم شماری کے پروسیس کے دوران. یہ جب وہاں پر اجلاس ہوئے تو وہاں کسی نے بھی، میں تو وہاں موجود نہیں تھا، وہاں یہ بات کہی ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی بھی انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی اتحادی پارٹی ہے، ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں، ان کی بھی کچھ پالیسی ہیں. یہ وزیر اعظم نے کہی ہے یا کسی وزیر نے کہی ہے، یہ تو بتایا ہوگا نا خالد صاحب نے؟ نہیں، یہ اس پر ڈسکس نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا یا فیڈرل منسٹر نے کہا یا ان کی جو وہ جو کمیشن ہے، کمیٹی ہے اور اسٹیٹسٹک کی جو کمیٹی ہے ان میں سے کسی نے کہا. یہ مجھے اس کا کوئی کنفرم میرے پاس، لیکن یہ کہا ضرور گیا ہے کہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی اسی وجہ سے کراچی کو مکمل طور پر گن نہیں سکتے. یہ بات ہوئی ہے؟ جی یہ بات بالکل ہوئی ہے کیونکہ جب ہم نے ثبوت و شواہد دیے اور ثبوت و شواہد کے بعد آپ یہ دیکھیے جب مردم شماری کی ڈیٹ میں ایکسٹینشن ہوئی تو ہم تقریباً 56-57 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا کراچی میں. جی بدترین ڈیڈ لاک کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے. سیاسی قوتیں ایک ٹیبل پر آ گئی ہیں. حکومت نے اپوزیشن کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں تو اپوزیشن لیڈر نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی ہے. ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے. مہنگائی کے بادل چھٹ جائیں گے. اسٹاک مارکیٹ بحال ہو جائے گی. معیشت سنبھل جائے گی. کاروبار بچ جائے گا. بے روزگاری بھی کم ہو جائے گی. انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کی مدد لینی ہوگی. نہ اب دوست ممالک کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا. شکر ہے سیاستدانوں کی دور اندیشی سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے. لیکن وہ ملک پاکستان نہیں ہے، امریکہ ہے، جہاں سیاستدان ملک کو اپنے مفادات سے بڑھ کر رکھتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی معیشت جسے ادائیگیوں کے سنگین بحران کا سامنا ہے. حکومت 31.4 کھرب ڈالرز قرض کی آخری حد کراس کر چکی ہے. امریکی قانون کے لحاظ سے وہ اس وقت تک ادائیگیوں کے لیے مزید رقم قرض نہیں لے سکتی جب تک کانگریس سے منظوری نہ مل جائے، جس پر حکومت اور اپوزیشن یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی کے درمیان کئی ماہ سے سیاسی رسہ کشی جاری تھی. ریپبلکنز ڈیموکریٹ سے حکومتی اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر رہے تھے جس کے نتیجے میں ترقیاتی اور ویلفیئر پروجیکٹس محدود ہو جائیں گے. ڈیموکریٹس کی عوامی مقبولیت متاثر ہو سکتی ہے. الیکشن میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، جبکہ ریپبلکنز کو بھی حکومت کے حق میں ووٹ دینے پر ووٹرز کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن جو ہی جون کی ڈیڈ لائن قریب آئی دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے سیاسی مفادات اور انا کو بالائے طاق رکھ کر مذاکرات کا راستہ اپنایا. اقتدار کا نہیں سوچا، عوام کا سوچا. ریپبلکنز قانون سازی کے حق میں اور ڈیموکریٹس حکومتی اخراجات میں کمی پر راضی ہو گئے.